दोस्तों बहुत सवाल आ रहे हैं एएमसी इंडस्ट्रीज में। अगर आपने एएमसी इंडस्ट्री में निवेश किया हुआ है तो अभी जो फाइनेंस बिल का जो एक्ट लागू होने वाला है उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो कौन सी कंपनी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, कितना पड़ेगा, भाव पे उसकी क्या इफेक्ट आएगी। दोस्तों ये सारी चीज जानने के लिए हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थोड़ी देख लेते हैं ताकि हमें भविष्य का ग्रोथ पता चले। उसके साथ हम एचडीएफसी एएमसी का अब तक का परफॉर्मेंस देखेंगे क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग एचडीएफसी में निवेश हो। साथ में एसबीआई, एसईबी और यूटीआई की भी बात तो करेंगे, राइट। इसके साथ दोस्तों हम ये देखेंगे कि अब तक का क्या हाल है। क्या ऐसा है कि अभी तक जोरदार रैली थी और अब ये रिफॉर्म जो आया है उससे मार पड़ेगी, राइट, कि क्या हाल है। ये देखने के लिए हम ये पूरे स्टेप टू स्टेप पूरा एचडीएफसी को जानेंगे और भविष्य कैसा रहेगा उस पे हम रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन या टिप प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। आप जानते हो वी डू नॉट प्रोवाइड टिप, राइट। तो एजुकेशन की ही इस सीरीज में हमें क्लियरिटी हो एएमसी इंडस्ट्रीज पे, कंपनीज पे और ऐसे रिफॉर्म पे, राइट, कि क्या इफेक्ट आ सकती है वो हम जानने का प्रयास करेंगे, राइट। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके सामने डेटा रखे हैं एएमसी इंडस्ट्री के पूरे। आप देख सकते हो दोस्तों, जस्ट 2010 में 7.5 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री थी वो दोस्तों 2012 यानी 2012 खत्म हो गया, 2023 भी खत्म हो जाएगा यही महीने, पर अभी तक हम 41 लाख करोड़ के एयूएम तक पहुंच चुके हैं। तो 8 लाख करोड़ से ये जो सफर शुरू हुई, हमने पहली बार 10 लाख करोड़ पार किया 2015 में और देखते ही देखते दोस्तों 41 लाख करोड़ पहुंचे। तो ये अमेजिंग ग्रोथ मिला एएमसी इंडस्ट्री को भारत में। आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में दोस्तों 17% का ग्रोथ एएमसी इंडस्ट्री को मिला है, राइट। अब वैसे भी निफ्टी 12% बढ़ा है तो निफ्टी के बढ़ने और गिरने की तो इंपैक्ट एएमसी के पूरी इंडस्ट्री पे आती ही है, राइट, क्योंकि इससे भी एवीएम बढ़ता है। पर बाजार 12% बढ़ा है और आपका जो एवीएम है ये तो 17% से बढ़ा है। तो ऐसा क्यों कि बहुत सारा निवेश भी तो अपने म्यूचुअल फंड में आया हुआ है, राइट। तो बढ़िया ग्रोथ इस साल करंट ईयर का ग्रोथ दोस्तों खाली 3% का है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस साल ग्रो नहीं हुआ है। ग्रो नहीं क्यों हुआ है? क्योंकि हम 70वें महीने में हैं जहां बाजार टूटा है। तो ये साल बाजार ने ईवीएम को नीचे खींचा और ज्यादातर लोग करते क्या है, जब बाजार गिरता है, जब सस्ता मिलता है तो डालने के बदले निकाल देते। मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ इन्वेस्टर ने एसआईपी कैंसिल करवा दिया है। तो ये अच्छा डिसीजन नहीं है दोस्तों। जब सस्ता मिलता है तो लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण अभी ये साल का ग्रोथ आपको खाली 3% दिख रहा है, राइट। नंबर ऑफ फॉलियोज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सीधी बात है, जितने इन्वेस्टर बढ़ेंगे उतने फॉलियो बढ़ते हैं और उतना एवीएम बढ़ता है। तो फॉलियो दोस्तों 4 करोड़ 14 करोड़ पार हो चुके हैं। 10 करोड़ पार ये पहली बार 2020 के बाद हुए दोस्तों। तो यहाँ पे भी फॉलियो का ग्रोथ आप देख सकते हो। 10 साल का दोस्तों 13% है। तो 10 साल से फॉलियो 13% बढ़े, एवीएम 17% बढ़ा। तो ग्रोथ दोस्तों अच्छा है। हम उम्मीद क्या करेंगे दोस्तों, एएमसी इंडस्ट्री से 15% की उम्मीद तो दोस्तों रखनी चाहिए, राइट, क्योंकि कुछ आपका बाजार चलेगा और कुछ नए फंड अभी आएंगे। अभी भी हम पूरे पॉइंट पेनिट्रेटेड थोड़ी ना है, अभी तो इंडिया को बहुत पेनिट्रेट होना बाकी है, राइट। तो दिस इज योर एएमसी इंडस्ट्री। आप देख सकते हो एएमसी इंडस्ट्री में भी दोस्तों 2012 से 15 के बीच का जो चैलेंजिंग टाइम था बाजार का था ना उस टाइम पे चैलेंजिंग टाइम, वो समय पे दोस्तों नए फॉलियो नहीं आ रहे थे। तो यू कैन सी हियर 4 साल तक ए फॉलियोज ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, नए इन्वेस्टर आते नहीं थे। फिर जब नए इन्वेस्टर आए तो जबरदस्त आए, है ना। जहां पे आप देख सकते हो जैसे टोटल इन्वेस्टर, राइट, टोटल इन्वेस्टर ही 4 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टर नहीं, सॉरी, फोलियो थे। और पिछले 3 साल में आप देखो तो बढ़ोत भी 4 करोड़ की दूसरी हो गई है। तो जितने थे वो अभी तक के सिंस इंसेप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, हमने पिछले 2-3 साल में तो उतने और नए ऐड होते देखा फोलियो, राइट। तो यस, नए नए इन्वेस्टर आएंगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देख लेने की कि एयूएम इंडस्ट्री जो बनती है
एवीएम इंडस्ट्री इंडिविजुअल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन से भी बनती है। अब हाल है कि इंस्टीट्यूशन जो बड़े होते हैं वो डेप्थ मार्केट में ज्यादा होते हैं, राइट, कारणों से, क्योंकि कंपनीज बड़ा फंड डेप्थ मार्केट में पार्क करती है, राइट। नाउ व्हाट वी थिंक टू अंडरस्टैंड हियर फ्रेंड्स, तो ये डेटा भी काम का है आपके कि कितने इन्वेस्टर टिकते हैं। आप देख सकते हो 56% इन्वेस्टर तो 2 साल से ज्यादा टिकते नहीं है, 56% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये करने से पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, क्लियर है। आपको बढ़िया पैसे के लिए 10 साल देने पड़ेंगे, 10 साल से कम नहीं चलेगा, राइट। तो ज्यादातर इन्वेस्टर अपनी ये डिसिप्लिन की कमी की वजह से दोस्तों अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, राइट। अगर डिसिप्लिन रखोगे, लंबे समय इन्वेस्टेड रहोगे, पैसा बनने वाला है। बाजार दोस्तों लॉन्ग टर्म में तगड़े पैसे देता है। एसआईपी मार्केट का मैंने डेटा दिया हुआ है दोस्तों, यू कैन सी फरवरी तक करीबन महीने का दोस्तों 13,000 करोड़ का दोस्तों एवरी मंथ एसआईपी का फ्लो चालू है। तो ये बढ़िया बात है दोस्तों। एयूएम एसआईपी का भी आप देखो तो करीबन दोस्तों 7 लाख करोड़ का तो ईएम आपका एसआईपी का बन चुका है, राइट। सो दैट्स ग्रेट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट अभी मैंने बोला कि पेनिट्रेटेड नहीं है, तो नहीं है दोस्तों, पूरे भारत में अभी फैला भी नहीं है म्यूचुअल फंड। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, पूरे भारत का अगर आप शेयर देखो तो खाली ये 5 स्टेट है, 1 2 3 4 सॉरी 4 स्टेट, ये 4 स्टेट 50% एयूएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। महाराष्ट्र एकदम तगड़ा, सेकंड गुजरात, थर्ड कर्नाटक एंड फोर्थ बंगाल। ये 4 स्टेट एक तरफ, बाकी पूरा भारत एक तरफ दोस्तों इन द टर्म्स ऑफ एयूएम। तो अभी पूरे भारत में चलो ये 4 स्टेट के तो लोग बाजार में निवेश करते हैं, दूसरी जगह पे और ज्यादा पेनिट्रेट होना बाकी है। मैंने बताया दोस्तों एग्जैक्ट डेटा कौन से राज्य में। सी एयूएम परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जैसे महाराष्ट्र है तो जीडीपी का 58% उनका एयूएम है, राइट। तो ये एक अच्छी फिगर है। अभी भी जैसे हम डेवलप कंट्री देखेंगे तो उनका तो जितना जीडीपी है उतना एयूएम है, राइट। तो अभी हम वो समय जगह पहुंचेंगे, पर आप कुछ स्टेट देखो दोस्तों जो यहाँ पे मैंने रेड में किए हुए हैं, 5% भी नहीं है दोस्तों। तो बड़ा लो पेनिट्रेशन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं डालते, पर हो सकता है लोगों की वो स्टेट में प्रायोरिटी अलग है, राइट। पर यस, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इक्विटी मस्ट है। इक्विटी को एक जगह देनी रहेगी। आप देख सकते हो जो भी डेवलप्ड स्टेट है वहां पे आप देख पाओगे अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। नाउ कौन सा कंपनी अच्छा कर रहा है ये भी देखना जरूरी है। मैंने यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है 2012 का। 2012 में नंबर 1 था एचडीएफसी, फिर था निप्पो इंडिया, राइट। अब रिलायंस के नाम से आप जानते ही हो उस समय, और अच्छा करते थे रिलायंस म्यूचुअल फंड। आईसीसी प्रूडेंशियल थर्ड था, फोर्थ आदित्य बिरला एंड फिफ्थ यूटीआई। ये 5 थे उस समय के नंबर टॉप 5 म्यूचुअल फंड। एसबीआई का नंबर भी नहीं था। पर पिछले 10 साल में आप देखो तो एसबीआई ने तगड़ा काम किया है दोस्तों, हर जगह पे, यहाँ पे अकेले नहीं। आप देखो तो बैंकिंग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। आप देखो लाइफ में बढ़िया किया, लाइफ में भी नंबर 1 वो है। एएमसी में भी ये 10 साल में जबरदस्त काम किया, राइट। जनरल इंश्योरेंस में। सो जो भी अलग अलग जगह है, हम कह सकते हैं एसबीआई ने अपने जो क्लाइंट बेस है, इतना बड़ा क्लाइंट बेस, उसको प्रॉपर वे में कैश किया हुआ है, राइट। यू कैन सी आज नंबर 1 एसबीआई बन चुका है, और वो भी 18% मार्केट शेयर, जिसका खाली दोस्तों 60% मार्केट शेयर था। तो बहुत बढ़िया कर रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड। सेकंड नंबर पे आईसीसी, थर्ड पे एचडीएफसी। अब जैसे आप पहले भी देख सकते हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और रिलायंस, ये 3, और सॉरी आदित्य, ये जो 4 कंपनियां हैं, ये जो 4 कंपनियों की टक्कर रहती थी एक दूसरे के साथ। हालांकि भी आदित्य बिरला बहुत नीचे चला गया है, निप्पो नीचे आ गया है, पर अभी भी एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, ये 3 कंपनियों की कांटे की टक्कर है, राइट। जिसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री किसने लिया? एसबीआई ने लिया हुआ है, राइट। तो ये कंपनियों में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, राइट। नाउ व्हाट मोर, यहाँ पे हमने देखा दोस्तों 17% से पिछले सालों में पूरा एएमसी का धंधा बढ़ा है, राइट। और एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी आर अमंग टॉप। तो आने वाले समय में भी दोस्तों एएमसी तो बढ़नी है, मतलब इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड की तो बढ़िया ही बढ़ने वाली है। पर क्या कंपनियां इसका लाभ उठा पाएगी? चलो अब डेटा देखते कंपनियों का दोस्तों। जैसा अभी हम लोगों ने एएमसी इंडस्ट्रीज देखी, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग यहां पे फोकस करें, इधर एयूएम पे। एचडीएफसी का एयूएम 2012 में दोस्तों कितना था?
और अभी कितना है दोस्तों? अभी 4 लाख करोड़ का दोस्तों इनका एवीएम है, 4,32,000 करोड़। और 2012 में दोस्तों ये 1 लाख करोड़ भी नहीं थे। तो 1 लाख से 4 लाख, यानी पिछले 10 सालों में 4 गुना एवीएम इनका बढ़ा है। अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, राइट? तो एवीएम का ग्रोथ 10 साल में 16% का, अगर 5 साल में 13%, और पिछले 3 साल 8% से बढ़ा है। चैलेंजिंग रहे। अगर एवीएम बढ़ता है तो डायरेक्ट को रिलेशन होता है दोस्तों रेवेन्यू के साथ, राइट? एवीएम बढ़ेगा, इसी में से कॉस्ट कंपनियों के पास जाती है तो उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे। लेकिन क्या ये सही में डायरेक्ट रिलेशन है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे देखो आप, कंपनी का 2005 में 100 करोड़ का टर्नओवर था, जो 2012 में लाख करोड़ पहुंचने को आए तब करीबन 700 करोड़ का टर्नओवर हुआ। लास्ट ईयर दोस्तों 2000 करोड़ का टर्नओवर। तो सीधे सीधा एयूएम के साथ रेवेन्यू पूरा बैलेंस करता है, को रिलेट करता है। तो अगर एचडीएफसी हो या कोई भी एएमसी की कंपनी को आगे बढ़ना है तो उनको फोकस किधर करना पड़ेगा? उनके एवीएम के ऊपर, राइट? एवीएम जितना बढ़ेगा उतना उनका धंधा बढ़ेगा। प्रॉफिट आप देखो, प्रॉफिट दोस्तों 2005 में 30 करोड़ थे, जो 2012 में 350 करोड़ थे। और पिछले साल 1393 करोड़ के दोस्तों इनके प्रॉफिट हुए, राइट? यहां पे एक चीज खास है दोस्तों, आप 2021 में देख पाओगे कि इनका रेवेन्यू कम हुआ। ये क्यों दोस्तों? मैंने आपको बताया एयूएम का डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है रेवेन्यू के साथ, तो 100% ऐसा ही है। पर ये साल 2021 में कोरिलेशन नहीं हुआ, डाइवर्जेंस हुआ। रेवेन्यू बढ़ा पर सेल्स, यानी सॉरी, एयूएम बढ़ा पर रेवेन्यू घटा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे एयूएम इंडस्ट्री अब प्रॉपर वे में बढ़ती जा रही है, अब तक काफी बेनिफिट्स जो दिए हुए थे, अब यहाँ पे सेबी की लगाम स्ट्रिक्ट होती जा रही है। हमने सबसे पहला रिफॉर्म 2021 के साल में देखा, जब कॉस्ट मैनेजमेंट पे सेबी ने अपना कदम उठाया। जो कॉस्ट ये लोग काटते थे उसमें इन्होंने बताया कि भाई अब आप ऐसे नहीं वैसे काट पाओगे, तो कॉस्ट इनकी कम आने लगी। तो सीधी बात है, ये ऐसा धंधा नहीं है कि भाई ज्यादा चप्पल बिके तो ज्यादा धंधा, ज्यादा गाड़ी बिकी तो ज्यादा धंधा। जहां पे सेबी का कंट्रोल रहता है तो वो कंट्रोल की वजह से धंधा बढ़ा, पर रेवेन्यू नहीं बढ़ा, राइट? क्योंकि वहां पे सेबी ने लगाम अपनी स्ट्रॉन्ग की। तो ऑलरेडी हमने 2021 में ही देखा कि एएमसी के धंधे हो गए डाउन। 2022 में भी बढ़े पर कुछ खास नहीं बढ़े, तो आपके प्रॉफिट की भी ब्रेक लग गई। अब देख रहे हो पिछले 3 साल से वही प्रॉफिट है 1200-1300 करोड़ के आसपास का, और धंधों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। क्यों? ईवीएम बढ़ रहा है, लेकिन सेबी बहुत अच्छा कर रही है कस्टमर के लिए। आखिर देखो, कस्टमर फोकस ही रहना चाहिए। अब हर कोई रिफॉर्म जो आएंगे उससे कंपनी को फायदा होगा जरूरी नहीं है। कि हमने बजट के समय भी कहा था दोस्तों कि रिफॉर्म 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 के पीछे ऐसे मत पड़ना कि आप सोचो सब बढ़िया। रिफॉर्म अच्छे होंगे कस्टमर के लिए, कंट्री के लिए, पर हर रिफॉर्म आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जरूरी नहीं अच्छा हो। वही चीज का लाइव एग्जांपल आप इधर देख रहे हो। ये जो रिफॉर्म हुए वो कस्टमर के लिए अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के लिए अच्छे नहीं है। इसकी इफेक्ट आपने देखी दोस्तों। तो हमने आईपीओ जब इनका आया था 2019 में, हमने 100% ये बात कही थी कि ये एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी है, यहाँ पे पैसा डालना चाहिए। हमने उस समय दोस्तों 3% वेटेज रिकमेंड किया था। और कंपनी का एवीएम भी बढ़िया बढ़ा, धंधे अच्छे बढ़े, और कंपनी का भाव भी देखो ऑलमोस्ट आप देखते हो 1000 से करीबन 3-1000 आ गया, राइट? पर जब ये सेबी ने लगाम खींची थी, उसी समय हमने आप लोगों से रिकमेंड किया था दोस्तों वेटेज कम करना पड़ेगा। मेरी बात याद है आप लोगों को कि जब भी हम कहते कुछ भी ऐसा हो जो कंपनी के धंधे या प्रॉफिट पे इफेक्ट करे, तो देख लेने का, क्या ये होने से मेरे धंधे या प्रॉफिट बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे तो आपको वेटेज कम करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज हो जिससे धंधे प्रॉफिट बढ़े तो आपको वेटेज बढ़ाना चाहिए। अब ऑलरेडी दोस्तों 2021 में ही हम 3 से 2% वेटेज पे आ चुके थे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी मिला था। चलो प्रॉफिट बुक हुआ, और फिर क्या आपने देखा उसके बाद कंटिन्यू 2 साल एचडीएफसी एमसी के बिगड़े। हमने अभी तक रैली नहीं देखी है, 2 साल हो गए, रिमेंबर?
अब क्या दोस्तों, नाउ व्हाट, अब जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है उसमें क्या करने का, क्या आने वाला समय अच्छा है कि बुरा है। तो दोस्तों मैं आपके साथ करंट ट्रेंड शेयर करता हूं कि अभी क्या हाल है, राइट। हमेशा अभी का हाल जानने के लिए आपको करंट ट्रेंड देखनी चाहिए दोस्तों, ऑलराइट। जस्ट लेट मी चेक। या दोस्तों आप देख पा रहे हो पिछले साल 9% से एवीएम बढ़ा, 14% से धंधे बढ़े, 5% से प्रॉफिट बढ़े। क्वार्टर वन में ही आपने देखा एवीएम इनका डाउन हो गया। क्वार्टर वन में ऑलरेडी बाजार अफेक्टेड था पिछले साल, तो एक तो बाजार गिरा, सेबी की लगाम, धंधा नीचे, आधा टका से एवीएम डाउन, 3% से खाली इनके रेवेन्यू ग्रो हुए। तो कहा दोस्तों ये 12-12, 15% से धंधे बढ़ते थे और खाली 3% पे। दोस्तों समझ लो जो आपको वैल्यूएशन मिलती है, एचडीएफसी एएमसी को अब तक 40 की पी मिलते थे, पर वो तब मिलते थे जब कंपनी से 20% के ग्रोथ की उम्मीद थी। और जब 20% का ग्रोथ मिलता है तो 20 से 40 का पी रहने की उम्मीद रहती। अब जब ग्रोथ इनका डाउन है, ये 3% का सेल्स ग्रोथ पे क्या 40 का पी रहेगा? करेक्शन दोस्तों हमने यहां पे देखा। प्रॉफिट दोस्तों 10% से टूटे, मार्जिन 60 थे, प्रॉफिट इनके डाउन आए, मार्जिन इनके मत देखना। जनरली ज्यादातर कंपनी में हम आपको मार्जिन दिखने का कहते हैं, क्यों? क्योंकि जनरली कंपनियों के मार्जिन 9-10% होते हैं, तो वहां पे बहुत बड़े फेयर नहीं होते। एएमसी बिजनेस इसमें खर्चे बहुत नहीं होते, तो यहाँ पे मार्जिन बड़े हैं। तो मार्जिन ट्रैक करने पे आपको सही दिखा नहीं दिखेगी। ऐसी सेक्टर या ऐसी कंपनियां जहां मार्जिन बहुत बड़े हो वहां पे डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रैक करने का, राइट। इधर आपके प्रॉफिट 9% टूटे। फिर दोस्तों उसी समय दोस्तों हमने भी कहा कि चलो ट्रेंड बराबर नहीं है, पर देखेंगे फिर क्या होता है क्वार्टर टू में। दोस्तों क्वार्टर टू के नतीजे आए और बिगड़ के आए, एवीएम और गिरा, 2% से एवीएम डाउन, खाली 2% से धंधे बढ़े, प्रॉफिट 2% से गिरे। अब प्रॉफिट नहीं देखने के, क्यों नहीं देखने के? धंधे अच्छे नहीं है, एवीएम अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे में गिरावट आएगी दोस्तों। तो ये ऑलरेडी हाल था। और क्वार्टर थ्री के जो नतीजे आए इसमें दोस्तों इंप्रूवमेंट दिखा। तो क्वार्टर थ्री हम क्या कहेंगे, बहुत माइंड ब्लोइंग नहीं था, पर क्वार्टर थ्री क्या था, जो गिरावट थी उसमें ब्रेक थी। इसी वजह से आपने दोस्तों चार्ट में भी बैंड ऑफ द ट्रेंड देखा था। क्यों? गिरावट में ब्रेक के कारण, राइट। दोस्तों आपने देखा जो 2% से एवीएम डाउन था वो खाली आधा टका डाउन रहा। खराब है, पर उतना नहीं जैसा पहले था। 2% से धंधे बढ़ रहे थे, अभी भी 2% से बढ़े। प्रॉफिट 2% से गिरे हुए थे, वो 0% हो गए। तो एचडीएफसी एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, ये पहले से कॉस्ट इफेक्टिव स्टांस ले रहे थे। इनको पहले ही पता चल गया प्रॉफिट गिरने वाले, तो क्वार्टर टू में भी इंप्रूवमेंट आया, क्वार्टर थ्री में भी इंप्रूवमेंट आया। तो क्वार्टर थ्री के नतीजे जब तक आए, हम नहीं कह सकते बुरे हाल थे, बुरे तो थे ही, है ना। पर हम ये नहीं कह सकते और बुरे बुरे आते गए, बुरे में ब्रेक लगने की उम्मीद आई। बराबर है, तो हमने क्या उम्मीद जताई दोस्तों, इस साल एवीएम आधा टका से गिरेगा, 2% से धंधे बढ़ेंगे, और हो सकता है 1% से प्रॉफिट गिरे, बट स्टिल इट वॉज बेटर देन व्हाट वी वर ड्यूरिंग Q2। अब ये हमारा हाल था दोस्तों, राइट। ये नतीजे मैंने यहाँ पे डिटेल में भी दिए हुए कि फोलियो तो दोस्तों बढ़ ही रहे, 13% से फोलियो बढ़े, तो एक अच्छी चीज है, राइट। लेकिन आपको सेल्स में कोई फायदा ज्यादा नहीं हुआ, जो आपने डेटा यहाँ पे देखा, राइट। अब दोस्तों एक और रिफॉर्म आया इसी क्वार्टर में कि भाई B3 के कस्टमर में जो आप ज्यादा कॉस्ट डालते हो, राइट। क्यों? क्योंकि B3 के लिए ज्यादा रीच चाहिए, तो इंसेंटिवाइज करना होता है उन लोगों को जो B3 में काम करते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे सेबी ने बोला कि भाई आप जो अभी B3 का चार्ज काटते थे 30 पैसा ज्यादा, वो नहीं काट पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ब्रेक लगी। अब इससे क्या है, जितना एवीएम आपका B3 से है, कम से कम वहां पे थोड़े कॉस्ट की इफेक्ट पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते नहीं धंधा चौपट, अरे कुछ भी नहीं। तो ये तो एक बेनिफिट था, बेनिफिट हटाया है, कुछ गलत थोड़ी ना किया है, एक बेनिफिट हटा दिया इन लोगों ने, पर देखो इफेक्ट तो नहीं है उसकी। तो इसके लिए अब हमें देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना पेनेट्रेटेड है P3 सिटीज में, राइट। तो यहाँ मैंने एक डेटा दिया हुआ है, किधर गया दोस्तों, या ये रहा। B3 में दोस्तों
18% का दोस्तों मार्केट शेयर एचडीएफसी एएमसी का है, राइट। इनको 82% तो T3 सिटी से आता है। तो चिंता थोड़ी है पर बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा चिंता किसको होनी चाहिए पता है? एसबीआई एएमसी, क्योंकि एसबीआई एएमसी रूरल में ज्यादा पेनेट्रेटेड है दोस्तों। इनको B30 से 21% का इनका टोटल मार्केट शेयर, मतलब पूरा अगर आप इंडस्ट्री देखो B30 सिटीज का म्यूचुअल फंड का, तो उसमें ज्यादा मार्केट शेयर किसका है दोस्तों? एसबीआई म्यूचुअल फंड का, राइट। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयर अगर इधर देखो तो 11.60 है और आईसीआईसीआई का 11.6 है। डन। तो यहां तक क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत इफेक्ट आता पर इसकी नेगेटिव झलक एक तो मुश्किल से गिर 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 रहा था। क्यों? पूरी बुरी बुरी हालत की वजह से पूरे में ब्रेक लगी। पर चलो एक और चीज आई जो धंधे को थोड़ा बिगाड़ी, राइट। अब बिगड़े हुए को बिगाड़ने में थोड़ा समझ लो, बिगड़ा हुआ जब बिगड़ता है तो वो और बुरा होता है। तो ऑलरेडी एक झलक आपने फोर रिफॉर्म के समय देखी, राइट। अब क्या हो? अब दोस्तों अभी आपने और एक रिफॉर्म देखा, राइट। शेयर रिफॉर्म से क्या इफेक्ट आएगा वो मैं बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एस्टिमेट भी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। पहले अपन एस्टिमेट देख लेते हैं, फिर रिफॉर्म का इफेक्ट देखेंगे, बराबर। दोस्तों इधर आप देख सकते हो कि रिफॉर्म आने से पहले ही हमारा एस्टिमेट तो बुरा ही था ना, कि ये साल ½ से ईवीएम गिरेगा, 2% से धंधा बढ़ेगा, 0% 1% से प्रॉफिट गिरेगा, 1% से ईपीएस गिरेगा। तो ऑलरेडी आपका एस्टिमेट क्या था दोस्तों? आपका आपका जो टर्नओवर है ये पिछले साल जितना ही रहने वाला है, 2200 करोड़। प्रॉफिट आपके 1381 गिरेंगे, ईपीएस आपका 65, राइट। अब इन डेटा के आधार पे दोस्तों आपको फेयर वैल्यूएशन में मानता हूं 40 के तो हम नहीं दे पाएंगे, 25-30 के देने चाहिए। 25-30 यू कैन गिव, क्योंकि देखो इनके मार्जिन मस्त रहेंगे। ये लीडर कंपनियों में तो है, मार्जिन अच्छे रहेंगे तो इनको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल सकता है, राइट। लेकिन अभी क्या आया और उससे अब हमको ग्रोथ में उसकी इफेक्ट डालनी पड़ेगी कि नहीं? तो देखो अभी क्या आया वो हम देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट में लिखा हुआ है, राइट। पर मैं आपको इतना बता दूं, अब तक जो एक एडवांटेज दिया जाता था डेप्ट इन्वेस्टमेंट को, डेप्ट फंड को, वो एडवांटेज हटा दिया है। वो एडवांटेज की वजह से क्या था, फिक्स डिपॉजिट में चलो जितने रिटर्न मिलते हैं उससे थोड़े बहुत ज्यादा की उम्मीद आप डेप्ट फंड में कर सकते हो, थोड़े बहुत। बाकी हम कह सकते हैं रिटर्न आर ऑलमोस्ट सिमिलर। फिर वो रिस्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। पर रिटर्न हम लोग कहेंगे सिमिलर रिटर्न है। अब रिटर्न सिमिलर पर टैक्स एडवांटेज इधर ज्यादा, तो क्या होगा? लोग एफडी करेंगे नहीं ना, लोग डेप फंड ही करेंगे। अब अभी आपने जस्ट आरबीआई का डेटा देखा हो जो लास्ट मंथ आया था, उन्होंने क्या बताया? क्रेडिट ग्रोथ एकदम जबरदस्त है, राइट। क्रेडिट ग्रोथ मतलब लोग बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं। अब ये अच्छी निशानी है, ये एक्सपांशन की निशानी है कंट्री की, एक्सपांशन की निशानी है। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है तो बैंकों को फायदा होगा। पर बैंक फंड किधर से लाएगी? हम लोग जो फिक्स डिपॉजिट रखते हैं वो भी तो एक फंडिंग है बैंक के पास। तो अब उनको बेनिफिट ना मिलने की वजह से लोग तो यहाँ पे अभी आजकल लोग होशियार हो रहे हैं, लोग डेप फंड में डाल देते, एफडी में नहीं। तो क्या हुआ दोस्तों? इसकी वजह से दोस्तों हमने देखा क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में एक गैप आ गई। क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा, डिपॉजिट ग्रोथ कम, तो ये बैंक्स के लिए नेगेटिव पॉइंट है। इनको महंगे सोर्स से दोस्तों फंड रेज करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना था। रेगुलर में देख रहा था पिछले 9 एक महीने से ये अपडेट आ रहा था कि भी गैप है क्रेडिट ग्रोथ और इसमें। पर ये झटका आएगा ये आइडिया नहीं थी। चलो झटका ये है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, पर इससे विपरीत ये बैंक के लिए दोस्तों फायदा है, इसको भी ध्यान रखना। अब बैंक्स में एफडी बढ़ेगी तो बैंक को जो एफडी मिलेगी वो क्रेडिट पे देंगे, उनको और सोर्सेज से कम फंड लाने की जरूरत पड़ेगी, बराबर। तो मैंने डिटेल दी हुई है दोस्तों, वो आप ऑलरेडी देख लेना। अब हम आ जाते इसके हिसाब से किस पे आएंगे दोस्तों? एस्टिमेट, राइट। दोस्तों एस्टिमेट क्या करेंगे दोस्तों? देखो 15% से लगता है म्यूचुअल फंड का एएम बढ़ेगा, तो ये तो बराबर है, 15% से बढ़ना चाहिए। पर धंधा 15% से नहीं बढ़ेगा। देखो दूसरों धंधों में क्या होता है पता है? मारुति की 15% से अगर गाड़ी बिके ना, तो उसके 20% से धंधे बढ़ जाएंगे।
अगर टाइटन की जो प्रोडक्ट है वो 15% से बढ़े, 20% से धंधे बढ़े, राइट? क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट होते, वो प्राइस बढ़ाते रहते। इधर कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ाएंगे, इधर तो उल्टा सेबी डंडा लेके बैठा है, कॉस्ट घटाओ, कॉस्ट घटाओ, कॉस्ट घटाओ, राइट? तो यहां पे आपको ये डाइवर्जेंस दिखेगा। अब जितना ईएम बढ़ेगा उससे ज्यादा क्या, उतना भी ग्रोथ की उम्मीद नहीं करोगे सेल्स। तो मैंने इसको 12% का एस्टिमेट कर दिया। अब ये कब का किया हुआ है दोस्तों? 12% हमने ऑलरेडी जब 2021 में सेबी ने पहला डंडा दिखाया था, उसी समय हमने किया था। और आपको याद हो तो हमने कहा था तैयार हो जाओ कैंचियों के लिए, अब एक एक करके कैंचियां आने वाली। तो ये भी तो एक है। तो ऐसा नहीं है कि अब घटाना है दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में क्या होगा। कस्टमर ओरिएंटेड सारी चीजें रहेगी दोस्तों, राइट? तो ये इसका मतलब ये नहीं कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एमसी गई ना यूटीआई गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रोथ तो होगा ही, आपकी कंपनियां चलने ही वाली है, पर आप जो ग्रोथ की उम्मीद पहले रखते थे उतना नहीं रखोगे। तो मैं शेयर रिफॉर्म के कारण और डिक्रीज नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी ये उम्मीद थी कि ऐसा कुछ ना कुछ आता जाएगा, इसलिए डिक्रीज किया हुआ है, राइट? बाकी इमर्जिंग सेक्टर में दोस्तों 15-20% का ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए। ये सेक्टर इमर्जिंग है, पर मैं बोलता हूं ना बहुत बार कि जो सेक्टर को गवर्नमेंट ऑपरेट करता है, मतलब गवर्नमेंट के नियम से सेक्टर में बड़े फेर पड़ सकते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कॉशियस रहने का। जैसे देखो शुगर है, ऑयल है, धंधे बढ़ेंगे, पर गवर्नमेंट हमेशा बैठी रहती है वहां पे, कुछ ना कुछ चेंज करेगी, आपके प्रॉफिट गिर जाएंगे, क्या करोगे? तो इसीलिए अगर वहां पे डालो तो भी कम डालो पैसा, वो एकदम हाई क्लियर सेक्टर नहीं। तो वैसा इधर भी हुआ दोस्तों, 12%, 12%, 12%। मार्जिन आपके 50% रहेंगे, मैंने मार्जिन में भी नेगेटिव ही यहाँ पे डाला हुआ है, राइट? कि भी मार्जिन घटेंगे इनके। ऑल राइट, तो सब मैंने ऑलरेडी नेगेटिव एस्टिमेट लिए हुए। इन डेटा के आधार पे दोस्तों मेरे को लगता है 2030 आते आते फिर भी इनका एवीएम 12 लाख करोड़ पहुंचेगा, 12-13 लाख करोड़। धंधे जो आज इनके 2000 करोड़ है, 5000 करोड़ पार हो जाएंगे, 5300 करोड़। प्रॉफिट दोस्तों जो आज 1300 करोड़ के आसपास है, वो 2700 करोड़ हो जाएगा। और मुझे देखो, हम तो इनके आईपीओ के समय के निवेशक है। 4 साल पहले जब आईपीओ आया, उस समय 44 रुपीज मिलता था एक शेयर पे। मैंने बताया दोस्तों ये इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी है, पर इनका बिहेवियर मैच्योर जैसा है, क्योंकि इनके मार्जिन तगड़े हैं। तो ये आपको डे वन से डिविडेंड दे रही है, और छोटा नहीं, तगड़ा डिविडेंड। 50% डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करते तो मेरे बैंक में हर साल पैसे आए कंसिस्टेंटली। इनफैक्ट प्रॉफिट इनके इतने नहीं बढ़े, ईपीएस इतने नहीं बढ़े दोस्तों, डिविडेंड बढ़े। क्योंकि कंपनी पहले 40% देती थी, फिर 50 किया, अभी 65% डिविडेंड देने लगी। तो इन्होंने तो इन्वेस्टर को संभाल लिया है, राइट? तो आने वाले टाइम में भी 2030 में मेरी ये जो एक शेयर पे अर्निंग दोस्तों, वो टाइम पे आईपीओ के टाइम पे 44 थी, वो 125 हो जाएगी। मेरा डिविडेंड भी दोस्तों ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 गुना जैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर है दोस्तों, रिटायर्ड लोग हैं, उनको ऐसी कंपनी से नाराज होने की जरूरत नहीं है। रखने की ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप उम्मीद करोगे दौड़ेगी आज के आज, वो नहीं दौड़ने वाली है। वेटेज कम रखना है इसका, बराबर है? हम लोग दोस्तों कितना वेटेज यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं? 1% खाली, बराबर है? अभी 1%, राइट? नाउ क्यों दोस्तों? ग्रोथ अभी 12% ग्रोथ की उम्मीद होगी तो 1% ही करना पड़ेगा, राइट? 2035 अगेन वेरी गुड ग्रोथ। तो ओवरऑल कंपनी में कोई बुराई नहीं है, एकदम तगड़ी कंपनी है, तगड़ा ग्रुप है। पर इंडस्ट्री में जो चेंज हो रही है, इसकी वजह से दोस्तों 52 वीक लो नया लगने की उम्मीद करो। कि आईपीओ के भाव पे शायद आ जाएगा वापस 1300 रुपए के करीब। में उम्मीद कर रहा हूं कि उतना आए तो अपन लेंगे, ऐड करेंगे, वहां पे वैल्यू बाइंग रहेगा। मैंने यहाँ पे नीचे चार्ट दिया हुआ है, राइट? देखो 1300 रुपए पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? 1300 रुपया जो है, ये जो जगह है दोस्तों, ये आपकी और ऐड करने की जगह है। क्या कंपनी बुरी नहीं है, इसको दौड़ना ही है आने वाले टाइम में। समय बुरा है, रिफॉर्म इनके सेल्स काट रहे हैं दोस्तों। मेरे को उम्मीद है 2 साल में हम 3100 देख सकते हैं। अब ये टाइम फ्रेम बढ़ भी सकती है, बराबर है? उसमें मैं ये नहीं कहूंगा नहीं 2 साल मतलब 2 साल इस केस में, क्योंकि बुराई है। ये बुराई जब बंद होगी, सुधार आएगा रेवेन्यू में, फिर ये पूछने ही नहीं आएगा, ये 6 महीने में ही दौड़ेगा। देखो इधर कैसा दौड़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने में, इसको 10 महीने लगे 1000 से 3000 जाने में, राइट?
अभी भी एक बार इंप्रूवमेंट आया तो ये बढ़िया दौड़ेगा, पर तब तक मैं अभी नेगेटिव रहूंगा। 1300 पे मैं इसको और ऐड करूंगा। वेटेज आप इसका 1% जैसा रहने दो। एक दूसरी मैं बात बताना भूल गया दोस्तों आप लोगों को, कि चलो ये डेप मार्केट पे हथौड़ा मारा है ना, तो अपने को ये देखना चाहिए ना कि इनका एयूएम में डेप्ट पोर्शन कितना है, क्योंकि उधर अफेक्ट होगा, राइट। तो उधर कितना अफेक्ट होना है दोस्तों? 45%। ये मैंने लिखा हुआ है इधर, 45%, मतलब आधा एयूएम इन लोगों का डेप्ट का होता है। तो इससे इफेक्ट तो दोस्तों पड़नी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बराबर है, आधा एयूएम जो है वहां पे इफेक्ट आएगा। दूसरी बात, ये तो एचडीएफसी है, होशियार कंपनी है, बढ़िया है। दूसरी जो कंपनियां है ना, उनका 50% दोस्तों एवीएम डेप मार्केट का है, 50%। उधर क्या होगा? उधर और गिरावट आएगी, राइट। तो ये गिरावट हर एक के लिए, बराबर दोस्तों। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट एचडीएफसी एएमसी मैं कह दूं। चैलेंजिंग समय 2 साल से था, अभी भी चैलेंजिंग है। लॉन्ग टर्म जरूर दोस्तों ऐसी कंपनी को ले सकते हैं, अच्छी उम्मीद रखेंगे कि मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड आता जाए। और 15-20% का ग्रोथ की उम्मीद मत रखना दोस्तों, 12% ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, राइट। मैंने प्रयास किया कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको क्या कह सकते हैं, अभी उसका आंसर देने का, बराबर है। हो सकता है कुछ क्वेरी आपकी रिजॉल्व हुई होगी, बाकी समय तो 100% क्वेरी रिजॉल्व करेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।